हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आर.के. क्लासेस 24 में। दोस्तों, आज फिर से मैं आपके सामने मैथ का प्रैक्टिस सेट लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। साथियों, आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले छात्र हों, आपके लिए ये प्रैक्टिस सेट अति आवश्यक है। साथियों, इसमें हमने प्रीवियस ईयर के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का संकलन किया है। तो साथियों, यदि वीडियो आपको पसंद आता है, कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका हमें कोई भी पैसा नहीं मिलता, हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो साथियों, आइए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। दोस्तों, आज के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमें दिया गया है एक अर्धवृत्ताकार धनुष का परिमाप 72 सेंटीमीटर है, तदनुसार उस धनुष का व्यास कितना होगा। दोस्तों, प्रश्न में हमें दिया गया है कि धनुष हमारा कैसा है, अर्धवृत्ताकार है। धनुष आपने देखा होगा इस तरह से कुछ होता है, यह एक वृत्त का आधा भाग हम मान सकते हैं। साथियों, यदि हम इसे कंप्लीट मिला देते हैं तो यह एक वृत्त का रूप ले लेता है। वृत्त के चौगिर्दे की दूरी, चारों ओर की माप को हम परिमाप बोलते हैं और साथियों यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम त्रिज्या बोलते हैं। यदि हम इसे आगे बढ़ा दें यहाँ तक तो यह व्यास होता है, व्यास, जो कि प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि व्यास कितना होगा। अब दोस्तों, व्यास बताने के लिए हमें त्रिज्या का मान ज्ञात होना चाहिए, तो हम व्यास आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ की दूरी तो आधी होती है और इधर जितनी ये दूरी है इतनी ही ये है, अर्थात ये भी त्रिज्या है। तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं हम तो 2r मिलेगा। तो हमसे 2r का मान प्रश्न में पूछा गया है। इसका r का मान हम निकालेंगे कैसे। हमें प्रश्न में दिया गया है कि धनुष का परिमाप 72 सेंटीमीटर है, अर्थात चारों ओर की माप दी गई है 72 है। साथियों, वृत्त का परिमाप होता है, वृत्त का परिमाप होता है 2πr। तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा साथियों, πr तो होता है इतना और πr होता है इतना, इन दोनों को जोड़ने के बाद ही ये 2πr बनता है। तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा, πr तो ये वाला होगा, πr प्लस के r ये और r ये, तो 2r आपको मिल जाएगा। परिमाप बोलते हैं चारों ओर की माप को। तो हमें ये अर्धवृत्त का परिमाप मिल चुका है, अर्धवृत्त का परिमाप। दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि r यहाँ भी है, r यहाँ भी है, तो हम r इसमें से कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर हमें पाई प्लस के 2 मिल जाएगा। और ये हमें दिया कितना है, प्रश्न में बताया है कि अर्धवृत्ताकार धनुष का परिमाप 72 सेंटीमीटर है, तो यह हम 72 के इक्वल रख लेंगे। ए का मान होता है 22/7 प्लस के 2 बराबर 72 गुणा के और 7 यहाँ मल्टीप्लाई में पहुँच जाएगा। और नीचे साथियों जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ 7 दूनी 14 हो जाएगा और 14 और 22 को यदि आप जोड़ोगे तो आपको 36 मिल जाएगा। इस तरह से आप r की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो। 36 दूनी 72 होता है, तो r बराबर आपको 7 दूनी 14 प्राप्त हो गया। अब आपके लिए व्यास निकालना कोई बड़ी बात नहीं रह गया। हमने अभी बताया था कि वृत्त का व्यास कितना होता है, त्रिज्या का दुगना होता है, अर्थात कि 2r होता है। और r की वैल्यू अभी हमने निकाली है, कितनी है, 14, तो हम 14 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो बराबर 14 दूनी 28 आपको आंसर के रूप में प्राप्त हो जाएगा, 28 सेंटीमीटर। विकल्प नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। आशा करता हूँ प्रश्न आपकी अच्छे से समझ में आया होगा। तो साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। हमें दिया गया है 30 मीटर लंबे और 75 मीटर चौड़े आयताकार प्रांगण में पत्थर बिछाने के लिए 2.5 मीटर गुणा 2 मीटर माप के कितने फर्शी पत्थरों की आवश्यकता होगी। एक आयताकार प्रांगण है, यह एक आयत मान लीजिए, आयताकार प्रांगण है, इसकी लंबाई चौड़ाई आपको दी गई है 30 गुणा के 75 और इसमें साथियों पत्थर बिछाने हैं जिसकी लंबाई चौड़ाई दी गई है 2,2.5। दोस्तों, आप ये जो आयत है बड़ा वाला, इसका क्षेत्रफल में एक टाइल के क्षेत्रफल से भाग दे दोगे तो आपको टोटल टाइलों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। और आयताकार मैदान का क्षेत्रफल होता क्या है, लंबाई गुणा के चौड़ाई, और टाइल भी आयताकार है तो इसका क्षेत्रफल भी लंबाई गुणा के चौड़ाई होगा। मान रख लेते हैं, हमें दिया गया है 30 गुणा के 75
अपॉन क्या है 2 गुणा के 2.5। यहाँ से पॉइंट हटाकर हम 0 बढ़ा सकते हैं। यदि 2 से हम इसे काटें तो 150 टाइम कट जाएगा। साथियों 25 से यदि 75 को काटोगे तो आपको 3 टाइम मिलेगा। 25 या 75 होता है और 15 या 45, 450 आपको आंसर के रूप में प्राप्त हो जाएगा। विकल्प नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। आशा करता हूँ प्रश्न आपकी समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। हमें दिया गया है पहली 20 सम संख्याओं का योग कितना होगा। दोस्तों सम संख्या के योग का एक सूत्र होता है डायरेक्ट, आप उसे नोट डाउन कर लीजिए, आपको एग्जाम में नंबर मिल जाएगा। सम संख्या का योग का सूत्र होता है n प्लस के 1। n क्या होता है इसमें, n होता है पदों की संख्या, पदों की संख्या। दोस्तों इसमें पदों की संख्या दी कितनी है आपको, 20 पद। प्रश्न में कहा गया है पहली 20 सम संख्या अर्थात n बराबर 20 होगा। आप फार्मूले में वैल्यू पुट कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो 20 गुणा के n का मान कितना है 20 और 1 है ये अर्थात 21। जब आप 20 से 21 की मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 420 आंसर के रूप में प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों इसी प्रश्न को आप समांतर श्रेणी के माध्यम से भी सॉल्व कर सकते थे। समांतर श्रेणी हम बना लेते हैं। पहले हमें दिया गया है पहली 20 सम संख्या। सम संख्या होती क्या है, जो भी संख्या 2 से डिवाइड हो जाती है वह सम संख्या होती है। तो सम संख्या होंगी कौन कौन सी, 2, 4, 6, 8 एंड डॉट डॉट। हमें T20 तक यह पद ज्ञात करने हैं, पदों का योग। T20 मतलब कि 20 पदों का योग आपको ज्ञात करना है। दोस्तों यह एक श्रेणी है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी की पहचान क्या होती है, प्रत्येक में बराबर का अंतर होना चाहिए। अर्थात यदि 4 में से मैं 2 निकालूं तो आपको 2 मिलेगा, फिर से यदि 6 में से 4 निकालूं फिर भी आपको 2 मिलेगा। दोस्तों 8 में से यदि मैं 6 निकालूं फिर भी आपको 2 मिलेगा। यह समांतर श्रेणी की पहचान है कि सब में बराबर का अंतर होना चाहिए। समांतर जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, समान अंतर, समांतर। इसका फार्मूला होता है दोस्तों Sn बराबर होगा n/2 2a प्लस के n-1 इंटू डी। इस सूत्र में आप वैल्यू पुट कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। n बराबर क्या होती है, पदों की संख्या। a किसे कहते हैं, a होता है प्रथम पद। प्रथम पद क्या दिया है आपको 2। दोस्तों आगे इसमें n का मान आपको पता है 20 है और इसमें d आया है, d कहते हैं डिफरेंस को। साथियों हमने अभी निकाला है डिफरेंस है कितना अपना, 2 का डिफरेंस है। तो d बराबर होगा 2। आप इन सब वैल्यू को सूत्र में रख लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। n बराबर है 20/2, यहाँ 2 है और इसका मान भी 2 है, प्लस के n कितना है 20 माइनस के 1 और दोस्तों d का मान अभी निकाला है हमने 2 है। यह छोटा ब्रैकेट है, इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ मिला हमें 2 से जब इसे काटेंगे तो 10, यहाँ हुआ 2 दूनी 4 प्लस के 20 में से 1 गया तो 19 बचा और 19 की आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 19 दूनी 38 आपको प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों जब आप 38 में 4 जोड़ोगे तो आपको 42 प्राप्त होगा और गुणा के 10 यहाँ दिया गया है, अर्थात आपको यहाँ भी 420 आंसर के रूप में प्राप्त हो गया। दोस्तों आपको प्रश्न में दिया गया है 1000 के परावर्ती एवं पूर्ववर्ती संख्या का योग कितना होगा। दोस्तों हमें 1000 दिया गया है और इसके पूर्ववर्ती और परावर्ती का योग आपको बताना है। पूर्ववर्ती कहते हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि पूर्व जन्म की बात है, मतलब कि पहले की बात, तो 1000 से जस्ट पहले क्या आता है 999। और परावर्ती मतलब कि आगे की बात कही जा रही है, तो अर्थात 1000 एक करना। दोस्तों जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको 2000 आंसर के रूप में प्राप्त हो जाएगा। यही आपका आंसर है, विकल्प नंबर सी सही होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों प्रश्न में दिया गया है 10 स्त्रियां 15 साड़ियाँ 5 दिन में बुन सकती हैं, तदनुसार 120 साड़ियाँ 8 दिनों में बुनने के लिए कितनी स्त्रियों की आवश्यकता
होगी। दोस्तों आप इस प्रश्न को MDH के माध्यम से सॉल्व कर सकते हो। कई बार आपको बताया है MDH करते हो। MDH, M क्या होता है मैन, D होता है दिन और H होता है घंटे। ये सब ऊपर रखे जाते हैं और कोई भी वर्क होता है उसे हम नीचे रखते हैं। इसे आप बॉक्स बनाकर बंद कर लीजिए और जो जो वैल्यू दी गई हैं इसमें आप पुट कर लीजिए। हमें दिया गया है कि 10 स्त्रियाँ अर्थात मैन हम ऊपर रख लेंगे। फिर दिया गया है 15 साड़ियाँ। 15 साड़ियाँ क्या है वर्क है, तो हम 15 नीचे रख लेंगे। आगे दिया गया है 5 दिनों में, 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे बराबर तदनुसार कि 120 साड़ियाँ वर्क है तो नीचे रख लेंगे। 8 दिनों में 8, और हमें बताना है कि कितनी स्त्रियों की आवश्यकता होगी, मतलब कि कितनी वुमेन की आवश्यकता होगी। आप इसे कैंसिल कर लीजिए, काट लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। 15 से जब हम इसे काटेंगे तो ये 8 टाइम कट जाएगा। दोस्तों 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा और 10 पंजे 50, तो W बराबर आपको 50, यह आपका आंसर होगा। दोस्तों आज हमने इतने ही प्रश्न लिए थे। मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।